अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। मैं हूं मोहम्मद नवास वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। आज आपके लिए जिस नई वीडियो का इंतखाब किया गया है डेट इज़ अबाउट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत क्या है, इसकी नोयत क्या होती है और ये किस तरह काम करता है। व्हाट इज़ द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आइए देखते हैं कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशन एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हुकूमत के जो पहले दो बुनियादी शोबे होते हैं, द फर्स्ट आर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड लेजिस्लेचर एंड द सेकंड आर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड एग्जेक्टिव। तो लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर मीन्स मुकन्ना और एग्जेक्टिव मीन्स इंतज़ामिया। जो लेजिस्लेचर है हुकूमत का वो शोबा होता है जो कानून साजी करता है, और एग्जेक्टिव का काम जो होता है वो कानून को नाफज करना होता है, लॉ एंड आर्डर को मेंटेन करना होता है। तो अगर हमें ये जानना हो कि किस मुल्क के अंदर पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है और किस मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम हुकूमत है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम जो हुकूमत के जो पहले दो बुनियादी शोबे हैं, लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव जो है, उनके दरमियान बाहमी ताल्लुक़ और उनके दोनों के दरमियान जो है अलहदगी इख्तियारात की नोयत का मुताला करें। तो इस एतबार से यानी मुकन्ना और इंतज़ामिया यानी लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव के बाहमी ताल्लुक़ और सेपरेशन ऑफ पावर्स के अतबार से दो निज़ाम हुकूमत होते हैं। द फर्स्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड द सेकंड वन इज़ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि मुकन्ना और इंतज़ामिया के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ या अलहदगी अख्तियारात के अतबार से दो निज़ाम हुकूमत पाए जाते हैं। उसमें से पहला निज़ाम हुकूमत जो है वो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत कहलाता है, और जो दूसरा निज़ाम हुकूमत है वो सदारती निज़ाम हुकूमत कहलाता है। दोबारा इसको सुन लीजिएगा। अहम बात है कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत और सदारती निज़ाम हुकूमत जो है दोनों जमहूरियत पर मबनी होते हैं। पार्लिमानी निज़ाम भी जमहूरी होता है और सदारती निज़ाम हुकूमत जो है वो भी जमहूरियत पर ही मबनी होता है। तो अगर हमें ये जानना हो, अगर हमें ये ऐसी कोई असाइनमेंट मिले कि हमें ये पता करना हो कि किस मुल्क के अंदर इन दोनों सियासी निज़ामों में से यानी पार्लिमानी निज़ाम और सदारती निज़ाम में से कौन सा निज़ाम हुकूमत पाया जाता है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि उस मुल्क के अंदर या उस मुल्क के आइन के अंदर जो है मुकन्ना और इंतज़ामिया के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ की नोयत क्या है। तो बाहमी ताल्लुक़ की नोयत के अतबार से, और फिर देखेंगे कि इनके दोनों के दरमियान अलहदगी अख्तियारात की नोयत क्या है। तो बाहमी ताल्लुक़ यानी रिलेशनशिप और सेपरेशन के अतबार से देखा जाता है कि इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम है या सदारती निज़ाम हुकूमत है। अगर किसी सियासी निज़ाम के अंदर या किसी मुल्क के आइन के अंदर जो है ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वहाँ पे मुकन्ना और इंतज़ामिया के दरमियान यानी लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ पाया जाता है, बाहमी हमांगी पाई जाती है और इश्तराकी अमल पाया जाता है, यानी दोनों दारों के दरमियान रिलेशनशिप पाई जाती है, तो ऐसे निज़ाम हुकूमत को पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत कहा जाता है। तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें मुकन्ना और इंतज़ामिया के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ पाया जाता है, दोनों दारों के दरमियान बाहमी हमांगी पाई जाती है और दोनों दारे जो हैं मिलजुल कर अपने अपने फ़रज़ जो हैं वो सर अंजाम देते हैं। मुकन्ना यानी पार्लियामेंट वो इंतज़ामिया के ऊपर इन्हिसार करती है, और इंतज़ामिया यानी वज़ीर आज़म और उसकी कैबिनेट जो है वो अपने फ़रज़ सर अंजाम देने के लिए या बहुत सारे दीगर अमूर के लिए जो है वो पार्लियामेंट पर इन्हिसार करती है। तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर इन दोनों दारों के दरमियान यानी मुकन्ना और इंतज़ामिया के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ और रिलेशनशिप जो है वो पाई जाती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इसमें हम देखेंगे कि द सेलिएंट फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट गवर्नमेंट क्या हैं। तो पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड आंसरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है उसके लिए और भी बहुत सारी इस्तिलाहात टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। दिस सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को वजारती निज़ाम हुकूमत भी कहा जाता है। एंड पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी इसको ज़ुम्मेदार निज़ाम हुकूमत भी कहा जाता है।
एंड द थर्ड नेम इज़ आंसरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी जवाबदेह निज़ाम हुकूमत। तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जो है उसे कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और इसके साथ आंसरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का नाम भी दिया जाता है। तो बेसिकली ये एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ के मुख्तलिफ पहलू हैं। तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जो है एट ए टाइम कई मुख्तलिफ नामों से जो है वो पहचाना जाता है। यहाँ पे मैं इसकी वजूहात बयान करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है। तो ये सिस्टम, गौर से सुन लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स की बात, ये सिस्टम जिसमें मुकन्ना और इंतज़ामिया के दरमियान बामी तल्लुक़ पाया जाता है, तो इसमें चूँकि जो मुकन्ना है, जो पार्लियामेंट है, वो वसी अख्तियारात की मालिक होती है, उसका दायरा कार बहुत वसी होता है, उसे ना सिर्फ कानून साजी के अख्तियारात हासिल होते हैं बल्कि वो इंतज़ामिया को भी कंट्रोल करती है और इंतज़ामिया उसके सामने जवाबदेह होती है। तो इस निज़ाम के अंदर जिसमें मुकन्ना और इंतज़ामिया के दरमियान बामी ताल्लुक़ पाया जाता हो, उसमें चूँकि पार्लियामेंट जो है वो वसी अख्तियारात की मालिक होती है, उसका दायरा कार बहुत वसी है, वो इंतज़ामिया को कंट्रोल भी करती है, इंतज़ामिया उसके सामने जवाबदेह भी है, वो कानून साजी भी करती है और इंतज़ामिया का इंतखाब भी चूँकि उसमें से किया जाता है। तो पार्लियामेंट की इस बरतर हैसियत की वजह से और उसके वसी दायरा कार की वजह से उसे पार्लियामेंट की निस्बत से ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। यानी ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसके लिए जो पार्लियामेंट्री की इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है वो है पार्लियामेंट से। तो पार्लियामेंट से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब दूसरी टर्म देखते हैं कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की एक खसूसियत है कि यहाँ पे थ्योरी एंड प्रैक्टिस के दरमियान फ़र्क पाया जाता है। तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो एग्जेक्टिव पावर्स होती हैं वो चूँकि वज़ीर-ए-आज़म के पास होती हैं और वज़रा के पास होती हैं, और वज़रा जो हैं वो अपने अपने महकमे के बाख्तियार सरबराह होते हैं, और वज़रा ना सिर्फ इंतज़ामी फ़रज़ सर अंजाम देते हैं, वज़रा जो हैं वो पार्लियामेंट के भी मेंबर होते हैं, वो कानून साजी के अंदर भी अहम किरदार अदा करते हैं। तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत में जो है जो वज़रा होते हैं, जो एग्जेक्टिव हैं, उनका दायरा कार वसी होता है, उनके अख्तियारात बहुत वसी होते हैं और वो इज्तिमाई तौर पे पूरे सिस्टम के ऊपर हावी नज़र आते हैं। तो इसी निस्बत से जो है इस निज़ाम को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जो है इसे रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो है जो एग्जेक्टिव है, जो इंतज़ामिया है, यानी वज़ीर-ए-आज़म और उसके जो वज़रा हैं वो अपने फ़रज़ सर अंजाम देने के सिलसिले में वो ज़िम्मेदार हैं, और वो पार्लियामेंट के सामने भी जवाबदेह हैं और वो अवाम के सामने भी जवाबदेह हैं। तो उनकी इस ज़िम्मेदारी की वजह से जो है, जो उनके ऊपर दोहरी ज़िम्मेदारी ऐड होती है, उसकी वजह से पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को रिस्पॉन्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। चूँकि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर वज़ीर-ए-आज़म अपने फ़रज़ सर अंजाम देने के सिलसिले में और वज़रा भी अपने फ़रज़ सर अंजाम देने के सिलसिले में पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होते हैं, और अगर पार्लियामेंट उनकी कारकर्दगी से मुतमिन ना हो तो वो पार्लियामेंट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म और उसके वज़रा को यानी कैबिनेट को जो है वो बरतरफ कर सकते हैं। इसलिए पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को जवाबदेह निज़ाम हुकूमत यानी आंसरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लेजिस्लेचर एंड एग्जेक्टिव आर क्लोजली रिलेटेड। तो ये बात पहले हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे दोबारा हम ये बात कर रहे हैं कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत एक ऐसा निज़ाम हुकूमत है जिसमें लेजिस्लेचर यानी मुकन्ना एंड एग्जेक्टिव यानी इंतज़ामिया के दरमियान क्लोजली रिलेशनशिप पाया जाता है, उनके दरमियान बड़ा करीबी ताल्लुक़ पाया जाता है। उस करीबी ताल्लुक़ की नोयत क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो एग्जेक्टिव है, जो कि कैबिनेट है, वज़ीर-ए-आज़म और उसके जो वज़रा हैं, उनका इंतखाब पार्लियामेंट में से ही किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म के लिए ज़रूरी होता है कि पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है उसका मेंबर हो, और बाकी वज़रा के लिए ज़रूरी होता है वो पार्लियामेंट के किसी भी ईवान के रुकन हों। तो जो पार्लियामेंट है उसके अरकान में से वज़ीर-ए-आज़म और उसके वज़रा का इंतखाब किया जाना ज़रूरी होता है। कोई ऐसा शख्स वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता जो पार्लियामेंट के लोअर हाउस का तल्लुक़ ना हो, से तल्लुक़ ना रखता हो या उसका मुंतखब मेंबर ना हो। पाकिस्तान के अंदर वज़ीर-ए-आज़म के लिए ज़रूरी है कि वो कौमी असम्बली का मेंबर हो, और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के लिए ज़रूरी होता है कि वो हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर हो, और इंडियन वज़ीर-ए-आज़म के लिए ज़रूरी है
कि वो राज्यसभा का मेंबर हो। इसी तरह जो है इंडियन वज़ीर-ए-आज़म के लिए ज़रूरी है कि वो लोकसभा का मेंबर हो, जो कि उनका ईवान ज़ेरी है, लोअर हाउस है। इस तरह जो बाकी वज़रा होते हैं, जो कैबिनेट के जो बाकी मेंबर्स होते हैं, वो दोनों ईवानों में से किसी भी ईवान के मेंबर हो सकते हैं। चाहे वो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर हों या हाउस ऑफ लॉर्ड्स के हों, वो लोअर हाउस से मेंबर हो सकते हैं या वो अपर हाउस के मेंबर भी हो सकते हैं। तो किसी ऐसे शख्स को वज़ीर नहीं बनाया जा सकता जो पार्लियामेंट का मेंबर ना हो। अलबत्ता मखसूस हालात के अंदर जो है, अगर वज़ीर-ए-आज़म ज़रूरी समझे तो वो किसी ऐसे शख्स को अपना वज़ीर बना सकता है जो पार्लियामेंट का मेंबर ना हो। लेकिन यहाँ ये शर्त रखी गई है कि वो 6 माह के अंदर अंदर पार्लियामेंट के किसी भी ईवान का मेंबर बनेगा। अगर वो 6 माह के अंदर पार्लियामेंट का मेंबर बनने में नाकाम रहता है तो फिर उसकी वज़ारत जो है वो 6 माह के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो नेक्स्ट देखते हैं, बोथ आर्गन्स आर इंटरडिपेंडेंट। तो जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है उसमें द फर्स्ट आर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इज़ कॉल्ड लेजिस्लेचर एंड द सेकंड आर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इज़ कॉल्ड एग्जेक्टिव। तो बोथ आर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर इंटरडिपेंडेंट, तो एक दूसरे के ऊपर इन्हासार करते हैं, यानी वो इंडिपेंडेंट नहीं है, उनके दरमियान बाहमी इन्हासार पाया जाता है, इंटरडिपेंडेंस पाया जाता है। यानी पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट का काम कानून साजी करना है। तो पार्लियामेंट जब कानून साजी करती है तो उसमें बहुत सारे फ़राइज हैं, वो जो एग्जेक्टिव है वो सारे अंजाम देती है। मसलन अमूमन कानून साजी के लिए जो मसवदा तैयार किया जाता है वो वज़ीर कानून तैयार करता है, जो कि एग्जेक्टिव का मेंबर होता है। इस तरह जो है जो एग्जेक्टिव है उसे भी बहुत सारे मामलात के लिए पार्लियामेंट के ऊपर इन्हसार करना पड़ता है। तो दोनों दारे जो हैं वो पार्लियामेंट पर इन्हसार करते हैं, इसलिए दोनों दारों के दरमियान बहुत ज़्यादा बाहमी तल्लुक़ पाया जाता है और उनके दरमियान हम-आहंगी भी पाई जाती है, और ये दोनों दारे मिलजुल कर अपने अपने फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम देते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ ड्यूल एग्जेक्टिव। तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत की एक ख़ुसूसियत ये है कि इसमें ड्यूल एग्जेक्टिव पाई जाती है, जिसमें एक हेड ऑफ़ द स्टेट है और द सेकंड जो ओहदा है वो है हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट। तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो एग्जेक्टिव है वो ड्यूल एग्जेक्टिव है, वो दोहरी एग्जेक्टिव होती है। एक ओहदा जो है वो हेड ऑफ़ द स्टेट कहलाता है एंड द सेकंड वन इज़ कॉल्ड हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट। जो वज़ीर आज़म है वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होता है, जो कि एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन की पावर्स रखता है, इंतज़ामी इख्तियारात उसके पास होते हैं। और जो सदर है वो नॉमिनल एंड टाइटलर जो है वो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है। तो इस ड्यूल एग्जेक्टिव के अंदर सदर जो सरबराह रियासत है वो रस्मी और बरनाम होता है, और वज़ीर आज़म जो है वो हकीकी इंतज़ामी अख्तियारात का मालिक होता है। ये बात याद रखिएगा कि ड्यूल एग्जेक्टिव के अंदर जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो सदर भी हो सकता है या उसे बादशाह का नाम भी दिया जा सकता है। तो हेड ऑफ़ द पार्लिमानी निज़ाम में एक हेड ऑफ़ द स्टेट होना ज़रूरी है। उसके उसके ओहदे का नाम जो है वो प्रेसिडेंट हो सकता है, उसको मोनार्क कहा जा सकता है, उसको बादशाह कहा जा सकता है या उसको चांसलर का नाम दिया जा सकता है। लेकिन पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो हेड ऑफ़ द स्टेट होगा, चाहे उसके लिए बादशाह का नाम रखा जाए, उसको सदर का नाम दिया जाए या उसको चांसलर का नाम दिया जाए, उसकी हैसियत जो है वो रस्मी और बरनाम होगी। जैसा कि बरतानवी पार्लिमानी निज़ाम के अंदर जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो बादशाह या मलका होते हैं, तो वो रस्मी हैसियत के मालिक हैं। इस तरह इंडियन जो पार्लिमानी निज़ाम है वहाँ पे सदर की हैसियत रस्मी और बरनाम है, क्योंकि वो हेड ऑफ़ द स्टेट है। और पार्लिमानी निज़ाम के अंदर जो भी हेड ऑफ़ द स्टेट होगा वो नॉमिनल होगा, वो टाइटलर होगा, उसके पास एक्चुअल पावर्स नहीं होती, वो वज़ीर आज़म के मशवरे के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है। जबकि जो वज़ीर आज़म होता है जो कि हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है, उसके पास एक्चुअल अख्तियारात होते हैं, वो हकीकी इंतज़ामी अख्तियारात का मालिक होता है और उसका दायरा कार जो है वो बहुत वसी होता है। नेक्स्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इज्तमाही ज़िम्मेदारी। पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर एक मुनफरिद खसूसियत ये है कि यहाँ पे वज़रा जो होते हैं वो एक टीम की तरह काम करते हैं, वो मिलजुल कर काम करते हैं, और तमाम वज़रा जो हैं उनकी जो कारकर्दगी है वो इज्तमाही कारकर्दगी जो है वो शुमार होती है। तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर वज़ीर आज़म और उसके जो वज़रा हैं वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के सिलसिले में मुश्तरका तौर पर कलेक्टिवली जो है वो पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह होते हैं।
क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो कबीना है जिसका सरबराह वज़ीर-ए-आज़म होता है, वो एक टीम की तरह जो है वो काम करते हैं। और इस पार्लिमानी निज़ाम के अंदर अगर कोई एक वज़ीर गलती करता है, उससे कोई कोताही हो जाती है या अपने फ़रज़ सही तौर पे सर अंजाम नहीं देता, तो उसकी जो सज़ा है वो पूरी कबीना को मिलती है। और अगर किसी एक वज़ीर की कारकर्दगी अच्छी होती है तो उसका क्रेडिट भी जो है वो पूरी कबीना को जो है वो मिलता है। तो गोया अगर पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर चूँकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पाई जाती है और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के असूल के मुताबिक अगर किसी एक वज़ीर की कारकर्दगी नाक़स है और उसकी नाक़स कारकर्दगी की वजह से पार्लियामेंट जो है वो उस वज़ीर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक मंजूर कर देती है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर देती है, तो उसके नतीजे में पूरी कबीना वज़ीर-ए-आज़म उस बरतरफ हो जाएंगे। यानी एक वज़ीर की गलती की सज़ा पूरी कबीना को मिलेगी। इस तरह अगर किसी एक वज़ीर की कारकर्दगी अच्छी है तो उसका क्रेडिट भी जो है वो पूरी कबीना को मिलेगा। तो इस मामले को, इस काम को जो है या इसकी जो इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है या मिलजुल कर काम करने की जो तरीक़ेकार है, इसे इस्तिलाह में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कहा जाता है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के इस एतबार से जो है पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर कबीना के मतलब कहा जाता है कि वज़रा जो होते हैं वो इकट्ठे तैरते हैं और इकट्ठे डूबते हैं। यानी वो कामयाबी मिलकर होते हैं, कामयाबी इकट्ठे होते हैं, और जब नाकाम होते हैं तो नाकाम भी सारे जो हैं वो इकट्ठे होते हैं। तो इस एतबार से जो है पार्लिमानी निज़ाम के अंदर जो है जो वज़ीर-ए-आज़म है और उसके जो वज़रा हैं और वो सब जो हैं वो इज्तिमाई तौर पर जो है वो अपने फ़रज़ सर अंजाम देने के पाबंद होते हैं और उनके ऊपर इज्तिमाई ज़िम्मेदारी याद होती है। किसी एक वज़ीर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पूरी कबीना के ख़िलाफ़ अदम एतमाद जो है वो तस्वर किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होता है वो 4 लाजमी अज्जा पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट क्या है, हेड ऑफ़ द स्टेट, एंड द सेकंड वन इज़ हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, एंड द थर्ड इज़ कैबिनेट, एंड द फोर्थ इज़ पार्लियामेंट। जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है उसमें 4 जो है अज्जा हैं, जो 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 4 जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के। दे आर प्रेसिडेंट as a head of the state, prime minister as a head of the government, ministers as cabinet, and parliament as legislature। तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत जो है इन 4 अहम जो है वो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। इसमें जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट भी हो सकता है और वो मोनार्क भी हो सकता है, वो किंग भी हो सकता है या उसे क्वीन भी कहा जा सकता है। तो लेकिन पार्लिमानी निज़ाम के अंदर जो हेड ऑफ़ द स्टेट है उसे किंग कहा जाए, उसका नाम क्वीन रखा जाए, उसे जो है मोनार्क कहा जाए, कोई भी उसको नाम दिया जाए, उसकी जो हैसियत होगी डेट मस्ट बी नॉमिनल, वो रस्मी होगी, वो बरे नाम होगी और वो हकीकी इंतज़ामी अख्तियारात का मालिक नहीं होगा। जहाँ तक हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट का तल्लक है तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है डेट इज़ कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर, तो उसको वज़ीर-ए-आज़म कहा जाता है। तो जो वज़ीर-ए-आज़म है वो हकीकी इंतज़ामी अख्तियारात का मालिक होता है और उसके तमाम इंतज़ामी अख्तियारात जो हैं उनको इस्तेमाल करने के सिलसिले में जो वज़रा होते हैं वो उसके साथ मुआवन के तौर पे काम करते हैं। जो कैबिनेट है, कैबिनेट जो है वो तमाम वज़रा पर मुश्तमिल होती है, मिनिस्टर्स पर मुश्तमिल होती है, जिसका सरबराह जो है वो वज़ीर-ए-आज़म होता है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट। तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो पार्लियामेंट है उसे कानून साजी के वसी अख्तियारात हासिल होते हैं और जो एग्जेक्टिव है यानी वज़ीर-ए-आज़म और उसके जो वज़रा हैं उनका इंतखाब भी पार्लियामेंट के अरकान में से किया जाना ज़रूरी होता है। पार्लिमानी रवायात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के लिए ज़रूरी होता है कि वो ईवान ज़ेरी का मेंबर हो और बाकी वज़रा जो हैं वो किसी भी ईवान से लिए जा सकते हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर और बाख्तियार पार्लियामेंट जो है वो बरतानवी पार्लियामेंट को कहा जाता है, क्योंकि बरतानवी पार्लियामेंट जो है वो इक़्तिदार आला की मालिक है। अगरचे बाकी ममालिक के अंदर भी पार्लियामेंट को कानून साजी के वसी अख्तियारात हासिल होते हैं, लेकिन जो अख्तियारात बरतानवी पार्लियामेंट को हासिल हैं वो दुनिया की किसी दूसरी पार्लियामेंट को हासिल नहीं हैं, क्योंकि बरतानवी पार्लियामेंट जो है वो इक़्तिदार आला की मालिक है, वो सॉवरन है और वो जो चाहे कानून पास कर सकती है, जिस कानून को चाहे मनसूख कर सकती है। और अहम बात है जो स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है वो ये है कि बरतानवी पार्लियामेंट का जो बनाया हुआ कानून होता है उसे किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, जबकि पाकिस्तान की पार्लियामेंट अगर कोई कानून साजी करती है
या इंडियन पार्लियामेंट की कानून साजी करती है, और अगर वो कानून जो है वो उस मुल्क के मफादात के मुताबिक नहीं है या आइन के मुताबिक नहीं है, तो उसे आला अदलिया में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है कि ये कानून जो है ये आइन के मुताबिक नहीं है या मुल्की मफादात के ख़िलाफ़ है या अवामी मफादात के ख़िलाफ़ है, तो वो उसको कालअदम करार दे सकती है। लेकिन बरतानवी पार्लियामेंट का जो बनाया हुआ कानून है उसे किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल अदर मिनिस्टर्स मस्ट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो एक और खसूसियत पाई जाती है वो ये है कि इस निज़ाम हुकूमत के अंदर जो वज़ीर-ए-आज़म है और उसके जो बाकी वज़रा हैं, जो मिनिस्टर उसके हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि दे मस्ट बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो कोई ऐसा शख्स वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता जो पार्लियामेंट का मेंबर ना हो। और पार्लियामेंट में से नेक्स्ट बात यह है कि पार्लियामेंट में से भी ज़रूरी है कि वो लोअर हाउस का मेंबर हो। जैसे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के लिए कौमी असम्बली का मेंबर होना ज़रूरी है, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर होना ज़रूरी है, और जो इंडियन पार्लियामेंट है उसके वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो उनका जो लोकसभा है, जो लोअर हाउस है, उसका मेंबर होना ज़रूरी है। तो कोई ऐसा शख्स वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकता जो पार्लियामेंट के अपर हाउस का मेंबर हो। तो दूसरी बात यह है कि जो अदर मिनिस्टर्स हैं और वो दोनों ईवानों में से हो सकते हैं, वो ईवान ज़ेरी से भी हो सकते हैं और ईवान बाला से भी हो सकते हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म जब अपनी कैबिनेट का चुनाव करता है तो उसके ऊपर ये पाबंदी ऐड होती है कि वो पार्लियामेंट के अरकान में से ही अपने वज़रा का इंतखाब करे। लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म किसी मजबूरी के तहत किसी ऐसे शख्स को अपनी कैबिनेट में शामिल कर लेता है जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, तो पार्लिमानी रवायात के मुताबिक उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो 6 माह के अंदर अंदर पार्लियामेंट की रुकनीत हासिल करे, चाहे तो वो ईवान ज़ेरी का मेंबर बन जाए, चाहे तो वो ईवान बाला का मेंबर बन सकता है। तो फिर उसकी जो वजारत है वो जारी रहेगी। अगर 6 माह के अंदर वो पार्लियामेंट का मेंबर बनने में नाकाम हो जाता है तो क्या होगा, उसकी जो वजारत है वो 6 माह के बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट एक और अहम पॉइंट है, लेजिस्लेचर और द पार्लियामेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्गन ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि उसमें मुख्तलिफ पार्ट्स काम करते हैं, जैसे हेड ऑफ़ द स्टेट है, हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है, कैबिनेट है और पार्लियामेंट है। लेकिन इन तमाम जो इसके जो पार्ट्स हैं पार्लिमानी निज़ाम में, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट की इसी बरतर हैसियत की वजह से, उसके वसी अख्तियारात की वजह से, उसके दायरा कार की वसअत की वजह से और उसको कानून साजी के जो लामहदूद अख्तियारात हासिल होते हैं, पार्लियामेंट की इसी बरतर हैसियत की वजह से ये निज़ाम जिसमें मुकन्ना और इंतज़ामिया के दरमियान बामी ताल्लुक़ पाया जाता है, इसे पार्लियामेंट्री सिस्टम कहा जाता है। ये पार्लियामेंट से पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो पार्लियामेंट की बरतर हैसियत की वजह से और उसके वसी अख्तियारात की वजह से इस निज़ाम को पार्लियामेंट से निस्बत देकर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कहा जाता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, इसमें जो पार्लियामेंट है उसको वसी अख्तियारात हासिल होते हैं, और दुनिया की सबसे ताकतवर पार्लियामेंट जो है वो बरतानवी पार्लियामेंट है, जिसे कानून साजी के लामहदूद अख्तियारात हासिल हैं। बरतानवी पार्लियामेंट के मतलब कहा जाता है कि वो मर्द को औरत में और औरत को मर्द में तब्दील करने के सिवा सब कुछ कर सकती है। यानी जो भी चीज़ अमलन मुमकिन है उसे उसके ऊपर कानून साजी करने का अख्तियार हासिल है। वो किसी भी कानून को मनसूख कर सकती है, वो किसी भी कानून के अंदर तरमीम कर सकती है, और उसे एक नया कानून बनाने के लिए, किसी कानून में तरमीम करने के लिए या फिर किसी फरसुदा कानून को ख़त्म करने के लिए उसको सिर्फ़ सादा अक्सरियत दरकार होती है। तो वो एक वोट की अक्सरियत से पूरा सियासी निज़ाम जो है वो उसको तब्दील कर सकती है। इस हवाले से जो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, पहली बात तो यह है कि जो जहाँ भी पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत होगा उसमें पार्लियामेंट जो है उसको मरकज़ी हैसियत हासिल होती है। लेकिन अगर दुनिया भर के जितने भी पार्लिमानी निज़ाम हैं जिन मुल्कों के अंदर रैज हैं, अगर उनका जायज़ा लिया जाए तो उनमें जो बरतानवी पार्लियामेंट है उसका शुमार दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे बाख्तियार पार्लियामेंट के तौर पे होता है, क्योंकि बरतानवी पार्लियामेंट को इक़्तिदार आला हासिल है। नेक्स्ट है निगेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो ये पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत की एक और खसूसियत है कि निगेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स।
सेपरेशन ऑफ पावर्स में डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूँ कि सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी नज़रिया अलहदगी अख्तियारात, ये फ्रांसीसी जो फ़िलासफ़र हैं मार्टिस्को जो है, ये उसका नज़रिया है जो उसने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉस के अंदर पेश किया था। सेपरेशन ऑफ पावर्स से मुराद ये है कि जो हुकूमत करने के जो अख्तियारात हैं उन्हें मुकन्ना, इंतज़ामिया और अदलिया के दरमियान इस तरह तकसीम कर दिया जाए कि हर अदारा अपने अपने दायरे कार के अंदर रहते हुए अपने फ़रज़ सारे अंजाम दे। यानी जब मुकन्ना कानून साजी कर रखी हो, यानी पार्लियामेंट जब कानून साजी कर रखी हो, तो बाकी जो अदारे हैं जैसे इंतज़ामिया है, जैसे अदलिया है, वो उस पर असरअंदाज ना हो सकते हों। इस तरह जब इंतज़ामिया जो है वो अपने फ़रज़ सर अंजाम दे रखी हो, तो पार्लियामेंट को जहाँ अदलिया को कोई ऐसा अख्तियार हासिल ना हो कि वो उसके ऊपर असरअंदाज हो सकें। और इस तरह जब अदलिया जो है, जो आला अदलिया है, वो कोई इंसाफ कर रखी हो, उसके पास कोई मुकदमा हो, चाहे वो हुकूमत के ख़िलाफ़ मुकदमा हो या किसी शहरी के पास मुकदमा, शहरी का मुकदमा हो, तो इंतज़ामिया और मुकन्ना के पास कोई ऐसा अख्तियार नहीं होना चाहिए जिसको इस्तेमाल करके वो इंसाफ पर असरअंदाज हो सकें या अदलिया पर असरअंदाज हो सकें। तो अगर ऐसा बंदोबस्त किया जाता है तो इस नज़रिए को या इस निज़ाम को जो है अलहदगी अख्तियारात यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स कहा जाता है। तो हम असल मौजू की तरफ आते हैं, निगेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो है, जो नज़रिया अलहदगी अख्तियारात है यानी सेपरेशन ऑफ पावर्स है, उसकी नफ़ी कर दी जाती है। तो पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो नज़रिया अलहदगी अख्तियारात है वो उस तरह नहीं पाया जाता जैसा कि मार्टिस्को ने अपनी किताब द स्पिरिट ऑफ लॉस के अंदर पेश किया है। क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम की जो मुनफरद खसूसियत ये है कि यहाँ पे अदारे मिलजुल कर अपने फ़रज़ सर अंजाम देते हैं, और ख़ास तौर पे जो है जो हुकूमत के पहले दो जो शोबे हैं जैसे लेजिस्लेचर है और जो एग्जेक्टिव है, उनके दरमियान बहुत ज़्यादा हमआहंगी पाई जाती है, बहुत ज़्यादा तल्लक पाया जाता है, और दोनों अदारे जो हैं वो मिलकर काम करते हैं। जो वज़ीर-ए-आज़म और उसके जो वज़रा हैं उनका चुनाव पार्लियामेंट में से किया जाता है, और वो अपने फ़रज़ सर अंजाम देने के सिलसिले में पार्लियामेंट के सामने जवाबदेह हैं। पार्लियामेंट जब कानून साजी कर रही होती है तो अमूमन जो मसवदा होता है कानून साजी के लिए वो इंतज़ामिया ही तैयार करती है, और जब पार्लियामेंट जो है मसवदे के ऊपर बहस कर रही होती है तो वज़रा और वज़ीर-ए-आज़म जो हैं, क्योंकि वो पार्लियामेंट के मेंबर भी होते हैं, लिहाजा वो कानून साजी के दौरान पार्लियामेंट के इजलासों में शरीक होते हैं, वो उसमें अपनी राय देते हैं और वोटिंग के अंदर भी हिस्सा लेते हैं। इसलिए यहाँ पे अलहदगी अख्तियारात का निज़ाम जो है वो इतना मौसर नहीं है, वो एक रस्मी और बरनाम हद तक है, और दोनों अदारे मिलकर जुलकर ही फ़रज़ सर अंजाम देते हैं। और आखिरी बात जो यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ, जिससे ये अंदाज़ा हो जाता है कि दोनों अदारे जो हैं वो क्या हैं, तो यहाँ पे क्या है कि जो पार्लियामेंट है वो वज़ीर-ए-आज़म और उसके वज़रा की निगरानी करती है, और अगर उन्हें महसूस हो कि जो वज़ीर-ए-आज़म है और उसके जो वज़रा हैं वो अपने फ़रज़ सही तौर पे सर अंजाम नहीं दे रहे, तो पार्लियामेंट उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद करके उन्हें बरतरफ कर सकती है। इस तरह अगर वज़ीर-ए-आज़म जो है उसे ये महसूस हो कि पार्लियामेंट को जिस मकसद के लिए मुंतखब किया गया है वो मकसद पूरा नहीं हो रहा, पार्लियामेंट के अरकान अपने फ़रज़ सही तौर पे सर अंजाम नहीं दे रहे, तो वो जब चाहे बादशाह को या सदर को मशवरा देकर पार्लियामेंट को उसकी मुकर्रर मुद्दत से पहले बरतरफ कर सकता है। और जब वज़ीर-ए-आज़म बादशाह को या सदर को पार्लियामेंट को बर्खास्त करने का मशवरा दे देगा, तो बादशाह जो है अगर उसका ऐलान कर दे तो पार्लियामेंट फ़ौरन बर्खास्त हो जाएगी। अगर बादशाह या सदर जो है वो उसका ऐलान नहीं करता, तो जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे को 48 घंटे का वक़्त गुजरेगा तो उसके बाद पार्लियामेंट ख़ुद ब खुद बर्खास्त जो है वो तस्वर की जाएगी। तो इस तरह इससे ये वाज़ेह होता है कि इन दोनों इस पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो दोनों अदारे हैं जो कि लेजिस्लेचर और एग्जेक्टिव पर मुश्तमिल हैं, ये मिलजुल कर काम करते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर इन्हासार करते हैं, इनकी बका का इन्हासार एक दूसरे के ऊपर है, ये दोनों एक दूसरे की निगरानी भी करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो मिलकर फ़रज़ भी सर अंजाम देते हैं। तो दोनों अदारों के दरमियान हमआहंगी पाई जाती है। जिस कदर ज़्यादा मुकन्ना और इंतज़ामिया के दरमियान हमआहंगी पाई जाएगी, पार्लिमानी निज़ाम इतना ही ज़्यादा कामयाब तस्वर किया जाएगा। तो यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के अंदर जो है
हमने सिर्फ पॉइंट्स जो हैं वो लिए थे, और उन पॉइंट्स के अंदर जो है वो हमने मुख्तलिफ जो उसके नुकात हैं, जो कमेंट्री जो है उसके ऊपर की है। अगर आपको ये नया अंदाज जो है पसंद आया हो तो आप जो है ज़रूर इसका शेयर कीजिएगा, ज़रूर जो है वो हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा, ताकि आइंदा जो है हम और बेहतर तरीके से काम कर सकें। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।